Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home. Stay home, stay safe. We are doing economics chapter number 8 short run equilibrium. नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है टुडे, द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 फिनिश कर दिया था. ठीक है, इस वीडियो में हम उसके 2-3 क्वेश्चन करेंगे. अभी इसका इंट्रोडक्शन कर देते हैं. पहले देखिए कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन. सबसे पहले तो आपको शॉर्ट रन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. 11th कॉमर्स में हमने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बारे में आपको बताया था. शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम होता है वेयर टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, जहां टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है, यानी कि सारा का सारा जो आउटपुट का डिटर्मिनेशन होता है, आउटपुट का जो डिटर्मिनेशन होता है, द आउटपुट इज डिटरमिन्ड बाय द लेबर. ठीक है, लेबर के द्वारा निर्धारित होता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के द्वारा निर्धारित होता है. सो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इज that period of time where technology remains constant or the technology plays no role whatsoever in deciding the output. तो आउटपुट डिसाइड करने में शॉर्ट रन में टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं होता. जो पूरा का पूरा आउटपुट होता है दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट या लेवल ऑफ लेबर या एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर ये पूरा डिपेंड करता है. तो इस चीज को देखते हुए देयर इज अ डायरेक्ट 1-to-1 रिलेशनशिप. 1-to-1 रिलेशनशिप हो गया बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट. यानी कि अगर एम्प्लॉयमेंट हम डबल कर दे तो आउटपुट विल आल्सो डबल्ड. एम्प्लॉयमेंट हम ट्रिपल कर दे, एम्प्लॉयमेंट हम ट्रिपल कर दे तो आउटपुट इज आल्सो ट्रिपल. तो पूरा का पूरा जो डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट है दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट पर डिपेंड करेगा कि भाई कितना आपका आउटपुट या प्रोडक्शन जनरेट होगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है या जो कैपिटल है उसे हमने कांस्टेंट मानकर चला है. ठीक है, तो ये था आपका शॉर्ट रन आउटपुट, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम. ठीक है, जिसमें जो पूरा पूरा आउटपुट का डिटर्मिनेशन होता है दैट इज कंप्लीटली डिसाइड बाय द लेबर एंड द टेक्नोलॉजी प्ले नो रोल व्हाटसोएवर. टेक्नोलॉजी विल रिमेन कांस्टेंट. टेक्नोलॉजी कांस्टेंट आपकी मानी जाएगी. ठीक है, आगे देखिए शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट. अब शॉर्ट रन, अब इक्विलिब्रियम कब होता है वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट में हमें करना क्या है, बेसिकली प्लांट AS इज इक्वल टू प्लांट AD. AS यहाँ पर है एग्रीगेट सप्लाई एंड AD यहाँ पर है एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम आपको कहां पर मिलेगा वेयर AS इज इक्वल टू AD. अब AS क्या है यहाँ पर देखिए, AS refers to plant production during the counting year. तो AS आपका plant production during the counting year. It is that level of supply, it is that level of aggregate supply. ठीक है, जो कि what producer wish to produce. तो aggregate supply वो level of supply है. ठीक है, लेवल ऑफ सप्लाई है दैट व्हाट प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग द काउंटिंग ईयर. व्हाट प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग द काउंटिंग ईयर. रिमेंबर ये जो AS आपकी है इट इज अ प्लान्ड AS, इट इज अ प्लान्ड AS है आपकी, और इसीलिए ही इसे एक्स एंटे सप्लाई भी हम कहेंगे. एक्स एंटे सेविंग, एक्स एंटे सप्लाई भी हम इसे कहेंगे. एक्चुअल ना होकर ये प्लान्ड होती है. व्हाट प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग द काउंटिंग ईयर इज कॉल्ड AS, द एग्रीगेट सप्लाई. इट रेफर्स टू दैट प्रोडक्शन लेवल. ठीक है, दैट प्रोडक्शन लेवल विच द प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग द काउंटिंग ईयर. इट इज अ टोटल प्रोडक्शन, टोटल डिजायर्ड प्रोडक्शन. बेटे इसे हम टोटल डिजायर्ड प्रोडक्शन भी कह सकते हैं. टोटल डिजायर्ड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द काउंटिंग ईयर मेड बाय द प्रोड्यूसर्स. आगे आइए AD. AD refers to that level of aggregate expenditure that consumer wish to consume during the counting. That consumer wish to consume during the counting. तो AS प्रोड्यूसर ने क्या विश किया है प्रोडक्शन का, वो AS है. कंज्यूमर्स ने क्या विश किया है कंजप्शन का, वो आपका AD है. दोनों ही प्लान्ड है, एक्चुअल नहीं है. या डिजायर्ड भी हम इसे कह सकते हैं कि डिजायर्ड प्रोडक्शन और डिजायर्ड कंजप्शन है दोनों का. ठीक है, AD होती है कंज्यूमर्स के लिए, AS होती है आपकी प्रोड्यूसर्स के लिए. सो AS रेफर्स टू दैट
desired production during the accounting year which is planned by the producer during the accounting year, or it refers to what producer wish to produce during the accounting year. AD refers to that level of expenditure that consumer wish to consume during the accounting year. Again AD is a planned not actual at all, ठीक है, एक्चुअल तो हम कभी ले ही नहीं सकते. सो इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है वेयर AD इज इक्वल टू AS, वेयर AD इज इक्वल टू AS. तो जहां प्लान्ड AD और प्लान्ड AS एक दूसरे के इक्वल हो जाए, दैट इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इज दैट आउटपुट वेयर व्हाट प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस इज इक्वल टू या इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट कंज्यूमर विश टू कंज्यूम. सो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट इज दैट आउटपुट, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इट इज दैट आउटपुट वेयर व्हाट प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द व्हाट कंज्यूमर विश टू कंज्यूम. तो व्हाट प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस एंड व्हाट कंज्यूमर विश टू कंज्यूम, जहां दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, वही आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम या पॉइंट ऑफ आउटपुट, इक्विलिब्रियम आउटपुट आपका कहलाता है. तो इक्विलिब्रियम जीडीपी आप बोल लीजिए या इक्विलिब्रियम आउटपुट आप बोल लीजिए, एक ही बात होती है, ठीक है. तो दोनों एक ही बात होती है. तो इक्विलिब्रियम जीडीपी हमें कहां पर मिलता है, वेयर एएस इज इक्वल टू एडी, ठीक है. और नेशनल इनकम के कंसेप्ट ने आपको बताया था एएस रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच लीड्स टू इनकम जनरेशन. तो एएस क्या होती है, इनकम की इक्वल होती है. सो वाई इज इक्वल टू एडी, y इज इक्वल टू एडी. इस पॉइंट पर आपका इक्विलिब्रियम जीडीपी होता है, ठीक है. सो व्हाट प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस, व्हाट प्रोड्यूसर विश टू produce is exactly equal to what consumer wish to consume, what consumer wish to consume. जहां ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, that is the point of equilibrium या point of GDP आपकी कहलाती है, ठीक है. अगर इस पॉइंट से आप हट जाते हो, इस पॉइंट से अगर आप हट जाते हो, से if AS is more than AD आपका हो जाता है, यानी कि डिजायर्ड प्रोडक्शन आपका मोर देन द डिजायर्ड कंजप्शन आपका हो जाता है, ठीक है. यानी प्रोडक्शन ज्यादा है और कंजप्शन कम है. तो इस केस में क्या होगा, प्रोड्यूसर विल सफर द लॉस, प्रोड्यूसर विल सफर लॉस बिकॉज ऑफ अनडिजायर्ड आउटपुट या अनसोल्ड आउटपुट, ठीक है. अनडिजायर्ड आउटपुट उसका बच जाएगा क्योंकि जो प्लान्ड एएस है इट इज मोर देन द प्लान्ड एडी. तो प्रोड्यूसर ने ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, जिसके कारण प्रोड्यूसर विल सफर द लॉस बिकॉज ऑफ अनडिजायर्ड प्रोडक्शन या अनडिजायर्ड आउटपुट. फर्स्ट सिचुएशन. सेकंड सिचुएशन अगर आपकी हो जाए, मान लीजिए एएस इज लेस देन एडी, यानी कि सप्लाई आपकी कम रह जाती है, प्लांट प्रोडक्शन आपका कम रह जाता है और डिमांड आपकी हाई हो जाती है, तो अगेन प्रोड्यूसर विल सफर लॉस. तो अगेन क्या होगा, प्रोड्यूसर विल सफर लॉस फॉर नॉट फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ कंज्यूमर. तो क्योंकि वो कंज्यूमर की डिमांड को पूरा नहीं कर पाया, इसीलिए अगेन यहां पर भी क्या होगा, प्रोड्यूसर को ही लॉस होगा. तो जो आपका इक्विलिब्रियम जीडीपी होता है वो होता है एएस इज इक्वल टू एडी पर. अगर ये सिचुएशन आपकी खराब हो जाती है, अनबैलेंस्ड हो जाती है, तो दोनों ही सिचुएशन में चाहे एएस ज्यादा होगी तो भी प्रोड्यूसर को लॉस होगा एक्स्ट्रा आउटपुट की वजह से, एएस कम रहेगी तो भी प्रोड्यूसर को लॉस होगा नॉट फुलफिलिंग द डिमांड की वजह से, ठीक है. देखिए बेटे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्स एंटे सेविंग. अब एक्स एंटे और एक्स पोस्ट में डिफरेंस क्या है, देखिए. एक्स एंटे होता है प्लान्ड या डिजायर्ड, जबकि एक्स पोस्ट होता है एक्चुअल, ठीक है. तो एक्स एंटे सेविंग क्या हो गई, दिस इज द प्लान्ड सेविंग या डिजायर्ड सेविंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, जिसे हम प्लान करते हैं भाई, जिसे लोग प्लान करते हैं कि मुझे एक साल के अंदर कम से कम 50,000 रुपया सेव करके रखना है या 1 लाख रुपया सेव करके रखना है. सो एक्स एंटे सेविंग रेफर्स टू प्लान्ड सेविंग और डिजायर्ड सेविंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. इट इज दैट लेवल ऑफ सेविंग विच पीपल इंटेंडेड टू मेक. ये वो लेवल ऑफ सेविंग होता है जो लोग करना चाहते हैं, दे इंटेंडेड टू मेक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. तो ये होता है आपका एक्स एंटे सेविंग. ध्यान रखिएगा, एक्स एंटे सेविंग, द प्लान सेविंग और द डिजायर्ड सेविंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. इट इज दैट सेविंग व्हिच पीपल मेक टू इंटेंड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, जो आपने प्लान किया है साल के दौरान करने का. आगे है एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट. तो अगेन एक्स एंटे वर्ड यूज हो गया, तो अगेन इट इज अ डिजायर्ड या प्लान्ड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. देखिए, प्रोड्यूसर प्लान करता है हर साल कि मुझे इतना रुपया इन्वेस्ट करना है स्टॉक के अंदर, मुझे इतना रुपए का स्टॉक लेकर आना है, इतने रुपए का स्टॉक शॉप में रखना है.
तो जो उसने इंटेंड या प्लान किया है या डिजायर्ड किया है कि भाई इट इज अ दैट डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट डूइंग द अकाउंटिंग ईयर, इट इज अ दैट प्लान्ड और द डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट डूइंग द अकाउंटिंग ईयर, इट इज दैट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिच द प्रोड्यूसर इंटेंडेड टू मेक, he is intended to make during the accounting year. It does not include unplanned. तो ex ante के अंदर unplanned investment को शामिल नहीं किया जाता, केवल planned investment को ही शामिल किया जाता है what producer intended to make during the accounting year. जो unplanned है वो इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता। तो ये थी आपकी ex ante saving और ex ante investment जो कि planned होता है during the accounting year कि भाई what people plan to save during the accounting year is ex ante saving, what producer makes to investment during the accounting year या planned investment during the accounting year ex ante investment हो गया। अब देखिए ex post saving कुछ अलग नहीं है, एक्चुअल है इसका मतलब जो एक्चुअल सेविंग आपने की, आपने प्लानिंग जो भी की है वो धरी की धरी रह गई, जो एक्चुअल में सेव हो पाया दैट इज द एक्स पोस्ट सेविंग। सो एक्स पोस्ट सेविंग इज द एक्चुअल सेविंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर आपने जो एक्चुअल में सेविंग करी है वो आपकी एक्स पोस्ट सेविंग कहलाएगी, एक्स पोस्ट सेविंग। आगे जाइए एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, तो अगेन ठीक है, प्रोड्यूसर ने जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में किया, देखिए जिस चीज की आप प्लानिंग करते हो एक्चुअल में कई बार उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, शादी ब्याह हो गई, ठीक है, इनमें भी हम खर्चा मान के चलते कि इतना होगा लेकिन लगता है एक्चुअली बहुत ज्यादा है। तो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है दैट प्रोड्यूसर मेक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो it is that level of investment which the producer has to make during the accounting year, it is that actual investment which the producer has done during the accounting year। और अब ये जो ex post saving और ex post investment है, इन दोनों को ही नेशनल इनकम के लिए कंसीडर किया जाता है। नेशनल इनकम में ex post saving और ex post investment को कैलकुलेट किया जाता है और नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है। तो ये एक्स पोस्ट वाले जो कंसेप्ट है आपके, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल इनकम अकाउंटिंग, नेशनल इनकम के लिए जरूरी होते हैं। तो ये था एक्स एंटे और एक्स पोस्ट, एक्स एंटे प्लान्ड, एक्स पोस्ट एक्चुअल, ठीक है, ये आपका होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका देखिए अप्रोचेस टू इक्विलिब्रियम, अप्रोचेस टू इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम निकालने के, ठीक है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालने के लिए अपने पास टू अप्रोच होते हैं। फर्स्ट होता है AS इज इक्वल टू AD अप्रोच और सेकंड होता है S इज इक्वल टू I अप्रोच, यानी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए पता है आपको, ठीक है, ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपको चाहिएगी AS AD अप्रोच। तो ये S इज इक्वल टू I आया कैसे, अब ये आपको पता लगना है भाई कि S इज इक्वल टू I कैसे होता है। तो फर्स्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग AS किसके इक्वल होता है, AD के इक्वल होता है, ठीक है भाई। AS मैंने बताया था इट इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डूइंग द अकाउंटिंग ईयर विच लीड्स टू इनकम जनरेशन। तो इनकम का जनरेशन करती है ये, ठीक है। तो इसीलिए एएस को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, वाई के इक्वल लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एडी। अब मुझे बताइए एडी के कितने कंपोनेंट हमने बताए हुए हैं आपको, टू सेक्टर इकोनॉमी में एडी के दो कंपोनेंट होते हैं सी प्लस आई। तो एडी के इक्वल आपने सी प्लस आई यहां पर रख दिया, सी प्लस आई। इनकम, भाई इनकम के दो ही काम होते हैं, कंजप्शन और सेविंग, या तो वो कंज्यूम होते हैं या फिर वो सेव होती है। तो सी से सी यहां कट गया, एस इज इक्वल टू आई आपका बच गया। तो ये एस और आई अप्रोच जो सेकंड नंबर का अप्रोच है इक्विलिब्रियम का, वो ऐसे आपका आया, ठीक है। फिर से मैं बताता हूं, एएस वाई के इक्वल होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है विच लीड्स टू इनकम जनरेशन वाई। एडी के दो कंपोनेंट होते हैं सी और आई, सी से सी कैंसिल, व्हाट रिमेंस एस इज इक्वल टू आई। तो इक्विलिब्रियम निकालने के बाद आपके पास दो अप्रोच आ चुके हैं, एएस इज इक्वल टू एडी अप्रोच यानी कि एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड अप्रोच, एंड एस इज इक्वल टू आई अप्रोच, ठीक है। तो ये जो पहले अप्रोच से हम इक्विलिब्रियम निकालेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे क्योंकि काफी लेंथी है ये पार्ट, ठीक है, ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इस वीडियो के बाकी पोर्शन में हम क्वेश्चंस करेंगे पिछले लेसन के। देखिए बेटे, दो क्वेश्चन कर लेते पिछले चैप्टर के, ठीक है। देखिए कहा गया है फाइंड एस, एस यानी कि सेविंग, सेविंग हमें निकालनी है। गिवन है सी बार यानी कि ऑटोनोमस कंजप्शन एट जीरो लेवल 200, एमपीएस यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.4 एंड वाई आपको गिवन है। तो अब आपको वो एस का जो हमने अलजेब्रिक फंक्शन आपको बताया था वो आपको सबसे पहले लिखना है एस, ठीक है, जो रिवर्स होता है किसका, कंजप्शन का। अगर आपको ध्यान हो तो ये यहाँ जो था ये था माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी, जिसे हम एम पी एस बी कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी कहते हैं। तो ये फंक्शन आपके पास था,
तो देखिए अब माइनस सी बार 200 है, यानी कि आगे माइनस लगा के हमने लिख दिया 200 प्लस 1 माइनस बी यानी कि एमपीएस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो सीधा आपको डायरेक्टली दे रखा है 0.4 और y की वैल्यू हमें दे रखी है 1000। तो देखिए अब आपका सेविंग आ जाएगा सिंपल से तरीके से, नो प्रॉब्लम इन दैट। 200 प्लस 0.4 को मल्टीप्लाई करोगे आप 1000 से 400 आएगा, ठीक है, 400 में से 200 गए, 200 बचा। तो 1000 अगर हमारी इनकम है, ठीक है, तो इसके बाद हमारी सेविंग कितनी बचेगी? ओनली 200 हमारी सेविंग बचेगी, क्योंकि 0.4 हम सेव कर रहे हैं, 0.6 को हम कंज्यूम कर देते हैं। तो इस तरह से एस की वैल्यू आपकी 200 आ गई, सेविंग की वैल्यू आपकी 200 आ चुकी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? इफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज ₹1000। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो आपको खर्च करने के लिए बचती है। जैसे कि जो भी आपने टोटल इनकम कमाई उसमें से आपने सारे टैक्स वगैरह पे करने के बाद, भाई टैक्स कटते हैं इनकम के ऊपर, टैक्स पे करने के बाद जो इनकम बचती है दैट इज अ डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है, जिसे आप खुद खर्च कर सकते हो। क्योंकि टैक्स तो एक कंपल्सरी पेमेंट होता है जो हमें गवर्नमेंट को करना पड़ता है, उस पर हमारा अधिकार कुछ नहीं होता। तो जो इनकम आपकी टैक्स पे करने के बाद बचती है दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। तो मान लीजिए पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आपकी 1000 करोड़ है एंड जो कंजप्शन है आपकी वो है 750। आपसे कहा गया फाइंड एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो मैंने आपको बताया था एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम, जबकि जो एमपीएस होता है दैट इज द रेशियो ऑफ एडिशनल सेविंग एंड एडिशनल इनकम। तो एपीएस किसका रेशियो बेटे? टोटल सेविंग और टोटल इनकम का। तो मुझे बेसिकली यहाँ पर एफ और वाई चाहिए। वाई तो मेरे पास है, देखिए क्वेश्चन में आपको वाई दे रखा है 1000 और कंजप्शन यानी कि सी दे रखा है 750। आपको एफ चाहिए, आपको पता है इनकम के दो ही काम होते हैं, या तो कंज्यूम होती है या फिर वो सेव होती है। तो इस फॉर्मूले के बेस पे आपका निकल आएगा 1000 इज इक्वल टू 750 प्लस एस यहाँ आ जाएगा 750, वहां के माइनस हो जाएगा। 1000 में से 750 गए, कितने बचेंगे? 250। तो 250 सेविंग है, इनकम आपकी 1000 है, ये आपका एपीएस आने वाला है 250 अपॉन 1000, ठीक है। तो 0.25 आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकल कर आया है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कई बार आपके सामने क्वेश्चन आता है कैन एपीएस एवर बी नेगेटिव? क्या एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव नेगेटिव हो सकता है? इफ यस गिव द एग्जांपल। तो एग्जांपल देके बताइए। तो कई बार हम सोचते हैं भाई एपीएस में एवरेज आ जाते हो, एवरेज तो नेगेटिव होती नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटे। एपीएस आपका डेफिनेटली नेगेटिव हो सकता है। कैसे? वो देखिए टेबल अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक टेबल आपसे पास ली थी, उस टेबल से मैं आपको बता देता हूं कि एपीएस आपका नेगेटिव होगा या नहीं होगा। तो आपका आंसर है यस। तो पहले तो आपका इस वाले पॉइंट का आंसर होना चाहिए यस, कि यस एपीएस कैन बी नेगेटिव, कैन बी। तो एपीएस नेगेटिव हो सकता है। एग्जांपल अब आपके सामने आ रहा है, इनकम, कंजप्शन, सेविंग। 0 लेवल पर 20 कंजप्शन था, सेविंग कितना है? -20। मैंने इनकम को 20 से बढ़ाया था, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। कंजप्शन को, ठीक है, 10 से बढ़ाया था। अब देखिएगा एस कितना आएगा आपका? -10, 0, 10, 20। अब एपीएस का फॉर्मूला, एपीएस का सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम, एस अपॉन वाई। सो देयर इज द एस, देयर इज द वाई। इनको डिवाइड करते चले जाइए, आपको पता चल जाएगा ये नेगेटिव होता है या नहीं होता। देखिए -20 है और इनकम है यहाँ पर 0, तो ये तो आगे चलो इन्फिनेटिव, ठीक है। अब देखिएगा सेविंग है -10 और इनकम है 20, यानी कि ये आया -0.5। ये रहा आपका आंसर कि यस एपीएस कैन बी नेगेटिव। एपीएस डेफिनेटली आपका नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। एपीएस आपका डेफिनेटली नेगेटिव हो सकता है। आगे आप जाओगे तो 0.40 लिखोगे तो 0 हो जाएगा, फिर 10/60 लिखोगे तो भाई कितना आएगा? 0.16 के आसपास आपका जाएगा। फिर आप क्या लिखोगे? 20/80, ठीक है।
तो 1/4 है, कितना आता है ये 0.25 के समथिंग आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एपीएस आ चुकी है। तो यस, एपीएस कैन बी नेगेटिव। एक बार